हेलो जय हिंद माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं कलम से क्रांति। मैं अनुराग सर आप सभी के सामने हरियाणा सीटी के पॉलिटी सिलेबस को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। कहते हैं कि किसी भी युद्ध भूमि में उतरने से पहले मायने ये नहीं रखता कि आप कितने ताकतवर हैं, मायने ये रखता है कि सामने वाले की युद्ध रणनीति से आपने कितना सीखा है और अपनी रणनीति को कैसे उसके सामने प्रेजेंट करेंगे आने वाले कुछ समय में। ठीक इसी प्रकार एक एग्जाम्पल से समझिए कि हमारे निर्दोष नागरिकों के ऊपर पाकिस्तान ने आतंकवादियों के द्वारा हमला कराया, उनको मौत के घाट उतार दिया। तो क्या भारतीय सेना ने या भारतीय सरकार ने क्या दूसरे दिन उसका बदला लिया? नहीं लिया ना। क्यों नहीं लिया? क्या लेने में सक्षम नहीं थी? लेने में सक्षम थी, लेकिन कहते हैं कि एक रणनीति होती है जिसे आप स्ट्रेटजी बोलते हैं। जब उसके तहत आप कोई भी काम करेंगे, वो चाहे युद्ध की भूमि में हो या अंतर मन की भूमि में हो या किसी भी एग्जाम में हो, जीत सुनिश्चित होती है। यानी कि जब आप फुल स्ट्रेटजी के साथ मैदान में उतरते हैं तब आपकी सफलता के चांसेस प्रतिशत बढ़ जाते हैं। लेकिन विदाउट स्ट्रेटजी अगर आप उतरेंगे तो आपकी सफलता के चांसेस ना के बराबर रहेंगे। यानी कि आप हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। भारत ने 10 दिन बाद पूरी स्ट्रेटजी के साथ हमला किया और पाकिस्तान को समझने छोड़ो संभलने तक का मौका नहीं मिला। और उसके बाद जब उसने रिटेलिएट किया भारत के ऊपर, तो क्योंकि भारत की रणनीति पुख्ता थी तो उसका कोई भी भारत में जान माल की नुकसान नहीं हुआ। ठीक इसी तरीके से जो हरियाणा सीटी की इतनी सालों की वैकेंसी है, अगर आप इस युद्ध भूमि में मैदान में एग्जाम के उतर जाएंगे बिना हथियारों के साथ, बिना रणनीति के साथ, तो आपका सफलता का चांस जो है बहुत कम रहेगा। यानी कि आप सफल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ये तो फिर भाग्य के ही ऊपर है। इसलिए मेरा कहना है कि आप एग्जाम की युद्ध भूमि में तभी उतरिए जब आप हथियारों से लैस हों। हथियारों का मतलब कि आपने पूरी स्ट्रेटजी को फॉलो किया हो, और स्ट्रेटजी तभी फॉलो कर पाएंगे जब आपको हरियाणा सीटी का सिलेबस पता होगा। तो सभी टीचरों ने अपने अपने सब्जेक्ट का आपको बताया होगा। आशा करते हैं कि आपके सामने ये जो है दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हम इसको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। देखो, ध्यान से देखो बाबू, यहां पर लिखा है कि हिंदी लैंग्वेज। यहां पर क्या लिखा है? हिंदी लैंग्वेज। ठीक, यहां पर क्या लिखा है? इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज लिखा है, सब मैं बताऊंगा, ठीक है ना। यहां पर क्या लिखा है? हिंदी लैंग्वेज लिखा है। ठीक, यहां पर क्या लिखा है? क्वांटिटेटिव एबिलिटी। यहां पर क्या है? रीजनिंग है। यहां पर क्या है? कंप्यूटर नॉलेज है। और यहां पर क्या है बाबू? जर्नल अवेयरनेस है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया। और साथ में क्या है? यहां पर जनरल नॉलेज ऑफ हरियाणा। ठीक, अब समझो, इन सब चीजों से मिलाकर आपकी पेपर में सीटी में टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे। उनके अंक कितने होंगे पर क्वेश्चन? 1 नंबर, यानी कि नंबर ऑफ 100। टोटल आवर कितने होंगे? 1 घंटा 45 मिनट मिलेगा। माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेच है, वो है कि आपके साथ 5 ऑप्शन होंगे। यानी कि आपको स्ट्रेटजी के साथ साथ आपकी स्ट्रेटजी में यह भी शामिल होना चाहिए कि वन लाइनर नहीं, डीप स्टडी से ही हल होगा, क्योंकि 4 ऑप्शन नहीं है, 5। यहां पर एलिमिनेशन मेथड भी दम तोड़ने लगता है, ठीक है ना। तो यहां पर जो जनरल अवेयरनेस है, इसको उसने 2 भागों में बांटा, एक जीके में और एक साइंस में। तो इसको मिलाकर उसने जर्नल अवेयरनेस कर दिया है, ठीक है ना। अब इसी जर्नल अवेयरनेस में आप देखेंगे कि यहां पर आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है ना, और क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, एनवायरमेंट है, ग्लोबलाइजेशन है, क्लाइमेट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इवेंट्स है, जनरल साइंस है, इसमें है ना, सब कुछ है। किसमें है? ये जर्नल अवेयरनेस में है। और इसी में आप देखेंगे यहां पर देखिए बाबू, यहां पर मेरा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें हम आपके साथ चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो ये है। और सुनिए, निगेटिव मार्किंग नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। साथ में क्या है, जो हरियाणा जीके का वेटेज है 100% में, वो 25% है। यानी कि 100 क्वेश्चन में 25% क्वेश्चन कहां से मिलेंगे? आप हरियाणा से मिलेंगे। ठीक, उसके बाद बाकी सबका वेटेज क्या है बाबू? सबका वेटेज जर्नल अवेयरनेस का क्या है? आपको 20 से 25, यानी कि जर्नल अवेयरनेस और हरियाणा जीके अगर इनको देखो तो 50% क्वेश्चन इसी में से आएंगे। बाकी जो 50% बचते हैं उसमें आपका कंप्यूटर नॉलेज आएगा, रीजनिंग आएगा, क्वांटिटेटिव एबिलिटी आएगी और इंग्लिश आएगा, हिंदी आएगा। इन सब मिला के 50 क्वेश्चन इसमें से रहेंगे, ठीक है ना। और जितने भी टॉपिक हैं आपको उसमें अंदर जाकर उसको पढ़ना पड़ेगा। जैसे हमने आपके सामने यहां पर लाया है भारतीय राज्य व्यवस्था। इसमें देखो क्या है, संवैधानिक विकास और विशेषता, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड फीचर्स। हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारा जो संविधान आज इस स्वरूप में है, उसके बनने में कौन कौन से स्रोत सोर्स लगे, वो चाहे देसी हो वो चाहे विदेशी हो। कितने देश के संविधानों को हमने पढ़ा, उनसे कौन कौन सी चीजें हमने अडॉप्ट की। साथ में कंपनी चार्टर जो आए थे और ब्रिटेन की पार्लियामेंट के द्वारा जो एक्ट पास किए गए थे, उनका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर क्या प्रभाव पड़ा,
विकास में उसको पढ़ेंगे। साथ में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है ना कि हम लोग पढ़ते हैं ना कि अमेरिका से क्या लिया गया, ब्रिटेन से क्या लिया गया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया, है ना, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद संघ और राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी, है ना, इसका मतलब हम पढ़ेंगे भारत और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में क्या प्रावधान है। यहां पर देखो यूनियन की जगह का शब्द हिंदी में क्या है, संघ है, यहां पर फेडरेशन शब्द का यूज नहीं है। तो हम आपको बताएंगे कि फेडरेशन और यूनियन में क्या अंतर है, अमेरिका और भारत में जो डिफरेंस है यूनियन और फेडरेशन का वो क्या है, सब बताएंगे। अनुच्छेद पढ़ेंगे, अनुसूचियां पढ़ेंगे और पार्ट्स पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इन्हीं सबसे मिलकर बना है। पार्ट्स हैं उसमें, शुरुआत में कितने थे, अब कितने हैं, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किए गए, किस अमेंडमेंट के द्वारा उन्हें हटाया गया, सब कुछ उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, प्रियम्बल की, और इसमें सभी भी वाद पढ़ेंगे कि किस केस में इसको संविधान की कुंजी कहा गया, किस केस में इसे पार्ट माना गया संविधान का, किस में नहीं माना गया, क्या चैलेंजेबल है, नॉट चैलेंजेबल है, सब इसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग, नागरिकता, सिटीजनशिप, किन आधार पर भारत सरकार आपसे नागरिकता छीन सकती है, कौन कौन से आधार पर आप भारत की सिटीजनशिप ले सकते हैं, ठीक है ना, कौन से टर्म एंड कंडीशन, कौन सा अधिनियम आया, सीए क्या है, एनआरसी क्या है, ये सारी चीजें हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अब आगे आइए, फिर मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट क्या है, बाई बर्थ होते हैं या सरकार के अगेंस्ट होते हैं, पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं, क्या होते हैं, ठीक है ना। राज्य के नीति निदेशक डीपीएसपी की बात करेंगे, इसको कहां से लिया गया, इसका मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है ना, सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, क्या है, सब कुछ हम मौलिक अधिकार के बाद डीपीएसपी में पढ़ेंगे, यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम क्या आ जाएंगे, मौलिक कर्तव्य, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। जैसे ही आप अधिकारों की बात करते हैं वैसे ही आपके कर्तव्य ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाते हैं कि आपने अधिकारों का भोग किया है तो आपको जो है अपने कर्तव्य को भी निभाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम इसको पढ़ेंगे कि कब कौन सी कमेटी बनी, उसने कौन कौन से रिकमेंडेशन की, और किस कमेटी ने इसे बोला कि इसको बाइंडिंग कीजिए, कि मतलब लागू, मतलब आपको मानना अनिवार्य है, आपको ऐसे आचरण करना अनिवार्य है, नहीं तो आपके ऊपर फाइन लगेगा, जुर्माना लगेगा, आपके ऊपर केस होगा। तो वो सब चीजें हम पढ़ेंगे, कब कौन सा ड्यूटी बाद में ऐड हुआ, ठीक है ना, कितनी है, क्रम में उनका क्या सीरियल है, सीरियल में उनके आगे क्या लिखा है, सब पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम चढ़ेंगे राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, इनकी शक्तियां क्या है, इनकी क्षमादान की शक्तियां क्या है, सारा चीज पढ़ेंगे। इनके ऊपर क्रिमिनल केस होगा, सिविल केस होगा तो क्या होगा, सब कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट, है ना, वाइस प्रेसिडेंट के पास क्या पावर होती है, ये पद क्यों है, इसको खत्म क्यों नहीं किया गया, इसका वैसे काम क्या है, आकस्मिक, है ना, एक्सीडेंटल रिक्ति में कैसी इनकी, सब कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे पार्लियामेंट, यानी कि सब पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा पढ़ेंगे, इसका गठन कब हुआ, इसका औचित्य क्या है, ये कब काम करती है, कब नहीं काम करती, संसदीय प्रक्रियाओं के बारे में जानेंगे, सारी चीज जानेंगे। उसके बाद फिर हम क्या जानेंगे, राज्यसभा और लोकसभा इसी पार्लियामेंट के अंतर्गत, क्योंकि आपको पता है कि पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट, जिसमें राष्ट्रपति जी आएंगे, हमारे प्रेसिडेंट जी आएंगे, है ना, राष्ट्रपति जी आएंगे, उसके बाद हमारी लोकसभा आएगी, उसके बाद हमारी राज्यसभा आएगी। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि कब बना, कब गठन हुआ, क्या पावर है, वित्तीय पावर, विधायी पावर, मतलब सब कुछ पढ़ेंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी के बारे में। अब आ जाओ केंद्रीय मंत्रिपरिषद, हम लोग पढ़ेंगे कि यूनियन कैबिनेट क्या होती है ना, और क्या बोलते हैं उसको, मंत्रिमंडल क्या होता है, मंत्रिपरिषद में क्या अंतर होता है, राज्य मंत्री क्या होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होते हैं, है ना, उप मंत्री क्या होते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन सारे पढ़ेंगे, किचन कैबिनेट क्या होती है। उसके बाद राज्यपाल यानी गवर्नर, हेड ऑफ द स्टेट, मतलब कि राज्य के स्तर पर सबसे प्रमुख अधिकारी, कार्यक्रम में भी पहले सब पढ़ेंगे। राज्य विधानमंडल, है ना, स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, विधानसभा क्या होती है, विधान परिषद क्या होती है, विधान परिषद का गठन कैसे होगा, उसका उत्साधन कैसे होगा, कितना बहुमत चाहिए, सब कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे, न्यायपालिका, जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे, है ना, वो चाहे जुडिशरी केंद्र की हो, केंद्र बोले तो पूरे देश में एकीकृत न्यायपालिका है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे, निर्वाचन आयोग, लोकतंत्र को स्थापित करने, उसे बनाए रखने का पूरा जिम्मा किसके पास है, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये कब 1 सदस्यीय था, कब 3 सदस्यीय हो गया, इसकी पावर क्या है, इसे कब हटाया जा सकता है, इसमें सैलरी कितनी मिलती है, सब कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में। उसके बाद फिर योजना आयोग, नीति आयोग, दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे, इसको क्यों हटाया गया, इसको क्यों लाया गया, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, क्या कैसे होता है, सारा चीज इसमें पढ़ेंगे, कितना वेटेज होता है वोटिंग का, है ना, सारा चीज पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे पंचायती राज, है ना, पंचायती राज सिस्टम, इसमें क्या है, सत्ता का विकेंद्रीकरण है, पावर का विकेंद्रीकरण है, डिसेंट्रलाइजेशन की बात है, गांधीयन प्रिंसिपल पर आधारित है, सारा चीज इसमें पढ़ेंगे, है ना, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, है ना। उसके बाद इसी में सहकारी समितियां भी पढ़ लेंगे। उसके बाद आपातबंद, इमरजेंसी प्रोविजंस क्या है ना, 3 टाइप के हैं ना, फाइनेंशियल है और स्टेट है वाला है और 352 है, सारी चीज हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद संविधान संशोधन, यानी अब तक 1951 से लेकर 2024 तक कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं, उनका उद्देश्य क्या था, सारे पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे राजभाषा, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा नहीं है भारत की, ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, कौन सी लैंग्वेज ऑफिशियल है, कौन सी सहायक में है, लिपि क्या है ना, अंकों का स्वरूप क्या है, कौन सा आयोग बना, कब आयोग बना, सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद भारत का महान्यायाधीश, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कैग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसकी रिपोर्ट पर जांच कौन करता है, कौन सी समिति आती है, सब कुछ इस बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टियां कौन से राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त की हुई है, कौन सी राष्ट्रीय स्तर का, क्या दोनों में डिफरेंस है, कैसे कोई पार्टी राष्ट्रीय स्तर का पार्टी बनती है, कैसे कोई पार्टी स्टेट लेवल की पार्टी बनती है, क्या उसमें कंडीशंस हैं, है ना। उसके बाद नेशनल
एम्बलम यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा कब अपनाया गया, कौन सा क्या है, सब पढ़ेंगे। उसके बाद मुख्य आयोग यानी संवैधानिक और कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज के बारे में पढ़ेंगे, है ना, इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे, राज्य व्यवस्था विधि यानी कि पॉलिटी में मिसलिनियस जो है उसको हम कवर करेंगे। आशा है कि आपको पॉलिटी का जितना भी सिलेबस था पॉइंट टू पॉइंट हमने समझा दिया है, और आगे इस सिलेबस को कैसे हम डिकोड करेंगे अपने क्लासेस में वो भी आपको आसानी से पता चल गया होगा। और आशा है कि आप अपने और भी सब्जेक्ट के टीचर से इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे, ठीक है ना। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। राम राम।